हेलो बच्चा लोग। ओके, आज है पहला टेस्ट का सोल्यूशन आपके एडुसुदा टेस्ट सीरीज का, है ना। ओके, एडुसुदा अभिजय टेस्ट सीरीज का पहला पेपर है PT1 और सिलेबस है क्लास 11 की स्टार्टिंग फिजिक्स, जिसमें 1D 2D और कुछ अरब मेजरमेंट के सवाल होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो, ओके। सबसे पहला प्रॉब्लम है, कुछ मासेस गिवन है आपको और उनको ऐड करना है, और कॉन्सेप्ट बस ये होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को आपको ध्यान में रखना है। तो 3.3 केजी है और दूसरा है 10.15, लेकिन ये ग्राम में है, केजी में नहीं है। दूसरा ऐसे ही 10.17, बट ये भी ग्राम में है, केजी में नहीं है। तो आप सबसे पहले इन चीजों को लिखो। ऐसा करो, 3.3 केजी है, अगर इसको हम ग्राम में लिखते हैं, सबको केजी में ही लिख दो, तो इसको ऐसे लिख दिया जाए। और इसको अगर ग्राम में लिखते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी पता है आपको? 10.15 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, ये आ जाएगा 0.0.01015, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे आएगा 0.01017। अब आप इसको ऐड करो कि पहले कितना आएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, टोटल मास ऑफ बॉक्सेस पूछे गए हैं, है ना। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कुछ आएगा, यहाँ पे ऐसे देखो, ये आ गया 2 और ये आएगा 3, ये 0, ये 2, ये सॉरी यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा, है ना। ओके, यानी आंसर आ रहा है 3.32032 केजी। बट एक इशू है, इशू ये है कि यहाँ पे केजी में ध्यान से देखो, एक सिग्निफिकेंट फिगर था, है ना। ओके, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी, सिग्निफिकेंट फिगर तो दो है, डेसिमल के बाद एक डिजिट था और हमें यहाँ पे एक ही डिजिट होना चाहिए। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और एक बात बताओ, ये जो राउंडिंग ऑफ में डिजिट है, ये लेस देन 5 है, ये 2 है। ओके, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो आंसर आपके पास कितना रहेगा? 3.3 केजी ही रहेगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर कितना रहेगा? 3.3 केजी रहेगा। मतलब ये दोनों का कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा इस 3.3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट डायमेंशन का प्रॉब्लम है, इसमें देखो क्या होगा। इसमें कुछ एक इक्वेशन दे रखा है, y इक्वल टू ax प्लस बी टाइम्स ऑफ साइन सी जेड। ओके, ऐसा कुछ दिया है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल पहले अप्लाई करते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं इक्वेशंस में, उन सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होते हैं। जितने भी हैं, चाहे प्लस है, माइनस है, इक्वल है, इन सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे? सेम। तो जो y है, y का डायमेंशन ax के डायमेंशन के इक्वल होगा, और वही डायमेंशन किसके इक्वल होगा? b के डायमेंशन के इक्वल होगा। b, ये हम साइन क्यों नहीं लिख रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कोफिशिएंट है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी कि सी का डायमेंशन 1/z है या z-1 है। ये तो यहां से निकल के आया। अब ऐसे समझो, आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन हैव सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। देखो y और ax, इन दोनों के डायमेंशन तो सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। दूसरा समझते हैं, c और z-1, c और z-1 इन दोनों के भी डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। ओके, और y और b, देखो यहाँ से y और b के भी डायमेंशन क्या है? सेम है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, तो आप लगा दो कि ये ऑल ऑफ दीज है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है रोटेशन का एक टर्म है ना। ओके, रोटेशन में आप पढ़े थे कि ये क्या होता है। तो ऐसे समझिए, है तो एक रेडियस ही, रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और हमें बताना है सीजीएस, है ना। रेडियस एक लेंथ है, सीजीएस यूनिट उस लेंथ की क्या होगी? सेंटीमीटर, है ना। जिसमें कुछ करना ही नहीं है, ये सेंटीमीटर है ना। एसआई पूछता तो मीटर लगाते, है ना। ये केजी मीटर स्क्वायर होगा नहीं, ये लोग होंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग इज, एक है पैरलैक्टिक सेकंड या पारसेक, है ना, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और फर्मी। ध्यान से देखिए, इसमें सबसे छोटा तो फर्मी होगा, है ना। और आपको अगर नॉलेज के लिए बात करें कि पारसेक क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए कि पारसेक जो है ना, वो किसी दो स्टार्स या बाकी चीजों के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट यूज की जाती है, ये मिलियंस ऑफ मतलब किलोमीटर के इक्वल होता है। अगर आप लाइट ईयर में बात करें तो 3 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर के आसपास हो जाता है। एक लाइट ईयर भी बहुत है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बड़ी क्वांटिटी है, फर्मी सबसे छोटी क्वांटिटी है, इसका ऑर्डर 10⁻⁻50। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर, ठीक है। आपको पहचानना है कि किसके इसके डायमेंशन सेम नहीं है,
उसमें सबसे पहला है टॉर्क एंड वर्क। देखो टॉर्क और वर्क दोनों का डायमेंशन सेम होता है और ये होता है ml/t-2। समझ पाए? मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, इसके बारे में सोचेंगे, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का सेम होता है ना? और स्पीड ऑफ लाइट ही तो 1/√μ0 होता है कि नहीं? ओके, तो ये भी डायमेंशन सेम है कि नहीं? ओके, तो इसका मतलब मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का सेम नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका किसका हो जाएगा? बी का ही हो जाएगा। वैसे भी मोमेंटम जो होता है, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट E इक्वल टू एच न्यू से आप लगा दो, है ना? ओके, E इक्वल टू एच न्यू से निकालोगे तो इनके और इनके डायमेंशन सेम नहीं आएंगे। अगर डायरेक्टली याद है तो कुछ करना ही नहीं आपको। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, डायमेंशन ही पूछा है। ओके, तो एक एक करके बताओ। सबसे पहले टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क और वर्क का सेम होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका डायमेंशन होता है ml/t-2। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का होता है ml/t-2, तो इसका होगा mt-2। ओके, इम्पल्स होता है मोमेंटम, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी ml/t-1। एंड एक्सीलरेशन, चाहे वो रेडियल हो चाहे कुछ भी हो, एक्सीलरेशन का क्या होता है L/t-2। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, तो जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, m की पावर जो है वो 1 हो जाएगी, ये सही है, A1। L की पावर 2, ये भी सही है, बट C की पावर -1 इन्होंने बोला, यहाँ तो -2 है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। इस वजह से पहला क्या हो गया? गलत हो गया। टॉर्क का तो इन्होंने जो दिया है वो गलत है। सिमिलरली सरफेस टेंशन की बात करो, mt-1, तो इसमें m तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, L की पावर नहीं है, तो B 0 होना चाहिए था, यहाँ तो B 0 नहीं है, और C -2 है, C में कोई दिक्कत नहीं है, तो सरफेस टेंशन भी क्या हुआ? गलत हुआ। आगे बढ़ो, इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स है ml/t-1, m1l1t-1, ये सही है। ओके, और इसमें क्या है? m0l1t, यहाँ पे -2 होना चाहिए था, इस वजह से गलत है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या है? सी। क्या होना चाहिए था? केवल आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए थी चीजों की, कि क्या क्या होता है डायमेंशन, इससे ज्यादा इसमें कोई ज्यादा यूज नहीं है। ओके, आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, ये है वर्नियर कैलिपर का प्रॉब्लम। ओके, देखिए इसमें क्या है, हमें बताना क्या है? सबसे पहले लिस्ट काउंट बताना है। ओके, तो लिस्ट काउंट के दो फॉर्मूले हैं। एक तरीका ये है, आप पढ़ते हो कि आपका वन मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 MSD बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है लिस्ट काउंट निकालने का। ओके, वो ये है कि मेन स्केल डिवीजन अगर बड़ा है वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों के 1 डिवीजन का जो डिफरेंस है वो आपका लिस्ट काउंट होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या पूछा है। ये बोला गया है वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। ओके, एंड इट हैज, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm। पहले यहाँ इतना तो कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी 16 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर कोई पूछे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे 16/20 मेन स्केल डिवीजन, या 0.8 मेन स्केल डिवीजन। समझ पाए? ओके, और एक मेन स्केल डिवीजन कितना? 1 mm। 0.8 मेन स्केल डिवीजन क्या होगा? 0.8 mm हो जाएगा। ओके, और हमें निकालना क्या है? लिस्ट काउंट। मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसा कर लो। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm माइनस 0.8 mm, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.2 mm के आसपास, 0.2 mm ही आएगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और बोला गया है कि आपको बताने हैं, जीरोज काउंट करने हैं। और ध्यान से पढ़ो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है बच्चा, इनसिग्निफिकेंट पूछा गया है ना। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए, जो डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, बट स्टार्टिंग के जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं ना। कितने जीरो हैं? 0.003270, ये सारे सिग्निफिकेंट टर्म है, ये इनसिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, तो हमसे इनसिग्निफिकेंट जीरो पूछा गया। तो कितने जीरो है? 1 2 एंड 3, टोटल 3 ऐसे जीरो है जो इनसिग्निफिकेंट है। और कितने जीरो सिग्निफिकेंट है? केवल एक सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट पूछा है, इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब कुछ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है और हमें ये बताना है कि उनमें कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको फंडामेंटल के लिस्ट में डाला जा सकता है। सिंपल सी बात ये है कि अगर तीन क्वांटिटीज हैं तो दो जो क्वांटिटी है उनसे तीसरी क्वांटिटी नहीं बननी चाहिए, मतलब तीनों लोग अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। अगर दोनों से मिलकर तीसरा बन जाएगा उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, वो डेराइव क्वांटिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। लेंथ चलो अलग है, टाइम अलग है, बट लेंथ और टाइम को डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। इसका मतलब लेंथ और टाइम मिलकर वेलोसिटी का काम कर लेंगे तो वेलोसिटी ड्राइव हो जाएगी ना। तो ये फंडामेंटल का सेट तो नहीं बन सकता, है ना। ओके, सॉरी, हाँ, ये फंडामेंटल का सेट नहीं बन सकता। लेंथ टाइम और वेलोसिटी में वेलोसिटी नहीं हो सकती, कुछ और होगा। हाँ, लेंथ मास और वेलोसिटी ये अलग अलग है, ये हो सकते हैं। मास टाइम और वेलोसिटी अलग अलग है, ये हो सकते हैं। लेंथ टाइम और मासेस भी अलग अलग है, तो केवल एक ही नहीं हो सकता है। और यही पूछा भी था कि आपसे, हाँ, कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ, इसका मतलब जो हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ओके, चलो, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन के बारे में प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। अगर ये कर्व बनेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर ये कर्व अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला है या अपवर्ड कॉन्केविटी है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। बस इतना आपको याद रखना है। Okay, और बोला कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन सेकंड में होगा, जिसकी कॉन्केविटी किधर होगी, डाउन की तरफ होगी। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि कोई बॉडी है, किसी उसको ऊपर से गिरा दिया गया है ना। ओके, कुछ हाइट गिवन है और बोला कि दो दो सेकंड के इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल्ड का कितना रेशियो है। भाई अगर टाइम इंटरवल बराबर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना। ओके, a body fall from height इतना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच 2 सेकंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 to 6 सेकंड। इसका मतलब कि तीन इंटरवल बनेंगे और जो डिस्टेंस रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1:3:5। तो ये वाले रेशियो तो यहाँ पे वैलिड होंगे ना। ऐसा नहीं कि हर सेकंड में होगा, कोई भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितने सेकंड का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 1 सेकंड का हो, 2 2 सेकंड का हो, 5 5 सेकंड का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके, जब तक इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, distance traveled by a particle in equal interval of time lies in the ratio of 1:3:5:7। याद रखना है, इसका डायरेक्ट आंसर है थर्ड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ आपको गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, ठीक है। ओके, और हमें बात करनी है एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बट ये ध्यान से देखो 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में ही बात करनी है, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आपको पढ़ाया गया है। ऊपर की एरिया A1 कितना है, ऊपर की एरिया ये पॉजिटिव एरिया मानी जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है 1 और इसकी हाइट कितनी है 12, हाफ बेस इंटू हाइट आएगा +6 मीटर। ये ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ बेस है फ्रॉम 5 to 8 दैट इज 3, और इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी 36। ओके, ये नेगेटिव एरिया आएगा और ये आएगा -54, है ना। ओके, -54 आ रहा है, हाँ -54 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया। टोटल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A1 और प्लस A2, दोनों को ऐड करना है, बेसिकली माइनस होंगे यहाँ पे, ये 6 - 54, और ये आएगा -48 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है। और कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और टाइम कितना है फ्रॉम 4 to 8, 4 to 8 में कितना सेकंड लग रहा है 4, ये किसके इक्वल होगा -12 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है इन बिटवीन 4 to 8 सेकंड जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ना। ओके, बट लीनियर ग्राफ है, और लीनियर ग्राफ का मतलब है स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन जब कोई चीज कांस्टेंट होता है तो आपको ये बात पढ़ाई गई होगी, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 होता है, बस अब कुछ नहीं करना है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12 और फाइनल कितना है 36 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा -24/2, -12 मीटर पर सेकंड। बस कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आपको ये याद है और कंडीशन याद है तो लगाइए, और नहीं है तो वो सबसे बेसिक्स है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक कोई पार्टिकल है, इंसेक्ट है कुछ, है ना? ओके, और वो कहीं से चलना शुरू करता है। इसको थोड़ा इमेजिन करो, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ओके, ये नॉर्थ है और इसके अपोजिट ये साउथ डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है ना? कुल मिला करके ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, वाई और जेड। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को, इस ईस्ट को एक्स मान लेता हूँ, है ना? ओके, और नॉर्थ डायरेक्शन को हम वाई मान लेते हैं। एक्स वाई ऊपर जेड होगा, लेकिन हमें नीचे की बात करनी है, मतलब जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड ये जेड हो जाएगा। ऐसा आप मान सकते हैं। तुम ये एक बात सोचो, इधर चला पहले वो, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। पहले 5 मीटर चला, कोई नहीं। फिर उसके बाद 5 और 5 कितना चला, 10 मीटर। 10 मीटर किधर की ओर आ रहा है, ये साउथ की ओर आ रहा है ना? फिर उसके बाद वो नीचे चला जाता है और फिर 5 मीटर पीछे जाता है। इसका मतलब जो ये 5 यहाँ से यहाँ चला था, ये तो कैंसिल हो गया, है ना? ये ऊपर का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। तो ये चला कितना, ये 5 गया ईस्ट, फिर 5 यहाँ और फिर नीचे गया 5, और तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले हैं। तो अगर मैं इधर की ओर x मानूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 5i। इधर देखो 5i, फिर इसके बाद 5 किधर की ओर है, माइनस जे की ओर। 5 माइनस जे, प्लस माइनस पे ध्यान मत दो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। उसके बाद ये नीचे गया है 5, है ना? तो उसको आप माइनस के कैप मान लो, है ना? ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा अगर हम इसको एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट ऐसा मान रहे हैं। आप कुछ और मानोगे तो यहाँ प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे बस। बट एक बात बताइए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैग्नीट्यूड होगा 5√3, है ना? तो ये 5√3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। बट हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है इन मीटर पर डे। तो इतना मीटर आया है, कितने दिन में ऐसा हुआ है? ये गया है, टोटल 10 डेज लगे हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, 5√3 मीटर ऑन 10 डेज, है ना? ये है ओके। और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा √3/2 मीटर पर डेज, है ना? ओके, ये आपका पूरा आंसर है। और समझ पाए? ठीक। हमने क्या किया, जब भी कभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में सिस्टम आए तो आप एक आई कैप, जे कैप, के कैप लगा के सॉल्व कर लो, वेक्टर ज्यादा इजी होता है ना? ओके, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल 1D का क्वेश्चन है, एक पार्टिकल एक्स के अलोंग चल रहा है और ये एक्स इक्वल टू 0 है ना? और कहाँ से स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है 10 मीटर से, है ना? ये 10 मीटर से स्टार्ट किया और गया -20 पे। -20 कहीं पीछे होगा। 10 से स्टार्ट किया, -20 गया, और द पॉइंट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन गोज टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन रिटर्न। अच्छा जी, पहले ये ओरिजिन से चलना शुरू किया है, फिर 10 पे गया है, फिर मुड़ करके यहाँ पहुंचा है। ओके, ऐसा कुछ मोशन है, ये मोशन है, ध्यान से देखो। ओके, तो ये भाई 10 मीटर आगे गया, फिर 10 मीटर पीछे आया, फिर 20 मीटर पीछे गया। ओवरऑल डिस्टेंस कितना, 10 प्लस 10 20 और प्लस 20 कितना आएगा, ये तो 40 मीटर आएगा ना? ओके, टोटल हमसे डिस्टेंस से पूछा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, है ना? इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी, केवल आप उस मोशन को देख लीजिए कि क्या-क्या हो रहा है। ठीक है? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से डिस्प्लेसमेंट का ही प्रॉब्लम है। ओके, एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सब कुछ दे रखा है, आप डायग्राम बना लीजिए। ऊपर की ओर नॉर्थ, है ना? ये साउथ है, इधर ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है? एक पर्सन है, वो 40 मीटर नॉर्थ चलते हैं। पहले यहाँ से मैं यहाँ बनाता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनको मैं 40 मीटर में नॉर्थ लेके जाता हूँ। ठीक है? 40 मीटर नॉर्थ लेके चलते हैं। 30 मीटर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन इधर है, ये 30 मीटर चले गए। ओके, 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चले गए। देन 40 मीटर टुवर्ड साउथ, अब नॉर्थ का उल्टा साउथ, यानी 40 मीटर साउथ का मतलब फिर से उसी लाइन पे आ गए। ओके, अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्टिंग से एंडिंग को ऐड करो, यही डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना? जहां से चले हैं और जहां पहुंचे उसको जोड़ दो सीधा सीधा, तो ये तो 30 मीटर की ही लेंथ आएगी। और इसकी डायरेक्शन वेक्टर किधर, इधर की ओर। ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। ओके, 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आज से पूछा गया है। एक कार है दैट रन एट कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना इतना इतना। ओके, सब कुछ गिवन है, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एक काम करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड को पहले वी मानो। ओके, उसका टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? टाइम पीरियड होता है 2πr/v। अगर मुझे स्पीड निकालनी है, क्या ये 2πr/t के इक्वल होगा? है ना? ओके, 2πr/t, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू स्पीड। अब यहाँ पे पता करो कि रेडियस कितना है,
रेडियस है आपका 10 मीटर, 2 पाई आर 10, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 2 पाई सेकंड, लाके पुट कर दो यहाँ पे 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, ये 10 आंसर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। A boy start from rest and travel 120 मीटर इन 8 सेकंड, उससे लेसन पूछा है। एक बात बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड किसके इक्वल होता है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, और बोला गया 8 सेकंड में n की जगह 8 गिवन है, ओके, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 120 मीटर है, ओके, तो 120 इक्वल टू रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a 2 इंटू एन, एन कितना है 8 माइनस 1, ये पूरा प्रॉब्लम है ना, ओके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 120 इंटू टू इज इक्वल टू ए इंटू 15, ओके, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 15, अब इसको कैंसिल कर दो, ओके, तो ये 8 इंटू टू 16 के आसपास आ जाएगा क्या, देखो तो, हाँ, ये 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ओके, तो बस कुछ खास नहीं है, सिंपल फॉर्मूला था, आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है, आइए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको पोजीशन किसी पार्टिकल का दे रखा है, x इक्वल टू ए टी क्यूब, और हमें बताना है इनिशियल एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो सबसे पहले आप पोजीशन लिखो कितना है, ए टी क्यूब, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, और ये होगा 3a t स्क्वायर, और एक और बार एक्सेलरेट डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 6a t, बट मुझे एक्सेलरेशन इनिशियल बताना था, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 पढ़ोगे तो वेलोसिटी भी 0 होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 है, इनिशियली एक्सेलरेशन भी 0 है और वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, बोला है कि कोई एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की दो शर्तें हैं, या तो वो चला ही ना हो, या चला हो कहीं से घूम के फिर वहीं आ गया हो, तो फिर आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक तो चला ही ना हो, और एक चल के फिर किसी भी रैंडम पाथ से चल के फिर वहीं आ गया, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मस्ट भी 0, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं चला तो डिस्टेंस 0 है, अगर चला तो कहाँ डिस्टेंस 0 है भाई, तब कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ओके, मे और मे नॉट बी 0, ये सही हो सकता है, कैन नॉट बी 0, नहीं 0 भी हो सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, डिपेंड ऑन द पार्टिकल, नहीं ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड ऑन द पाथ, ओके, क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पर, उसका पार्टिकल से क्या लेना देना, है ना, ओके, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मोशन एंड पाथ ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल, समझ गए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और आपसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, और शुरू में पार्टिकल रेस्ट पे था, बस इतनी सी कहानी है। ठीक, बात बताओ, एटी ग्राफ की जो एरिया होती है ये चेंज इन वेलोसिटी देती है, पहले तुम एरिया निकालो, एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 15 और हाइट है 10, आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 75, है ना, और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी का चेंज देता है ना, ओके, वेलोसिटी का चेंज v माइनस यू कितना है 75, ओके, v माइनस यू कितना है 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 75, ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया 75 मीटर पर सेकंड। अब पूछा हमसे क्या है, मैक्सिमम, मैं तो आंसर यही लगाने वाला हूँ, कुछ लोग पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आपने निकाला है फाइनल वेलोसिटी, लगा रहे हो मैक्सिमम, ग्राफ को ध्यान से देखो, पार्टिकल शुरू में रुका हुआ था, है ना, ओके, और उसके बाद उसका इनिशियली एक्सेलरेशन 10 था जो कि पॉजिटिव नंबर है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कम हुआ, बट एक्सेलरेशन था और पॉजिटिव था, मतलब स्पीड अभी भी बढ़ रही थी, पहले स्पीड तेजी से बढ़ी, फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, बट स्पीड अभी भी बढ़ रही है, स्पीड तब तक बढ़ेगी जब तक एक्सेलरेशन 0 या नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे 0 हुआ है, और उसके बाद अगर और आगे जाता तो स्पीड घटती, मतलब जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, और हमने यही फाइनल वेलोसिटी निकाली है जो कि सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, समझ पाए, ओके, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा है, सेकंड है। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक सिंपल मोशन का प्रॉब्लम है, a police jeep is chasing a culprit going to the motorcycle, motorcycle crosses a turning point at 20 meter per second, the jeep followed a speed of 30 meter per second, crossing the turning 6 second later than the motorcycle, okay, सुनो, एक मोटरसाइकिल किसी टर्निंग से चलना शुरू किया, और ये 20 से चल रहा था, और 6 सेकंड ही चला, कितना सेकंड चला, 6 सेकंड, अगर 6 सेकंड चला 20 से, तो ये कितना दूर जा चुका होगा, 120 मीटर, है ना, और अब वहां पे पुलिस आएगा, और ये कोई कल्प्रिट है ना, कल्प्रिट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड
and police is following with the uniform speed of 30 मीटर पर सेकेंड and 6 सेकंड के इंटरवल पे, मतलब किसी सिचुएशन में जब टर्निंग दोनों कर चुके हैं तो ये 120 मीटर आगे, ये पीछे। एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि ये तुरंत जाके पकड़ लेगा, इसको पकड़ने में टाइम कितना लगेगा? यहाँ से टाइम लगेगा आपका, रिलेटिव मोशन से मैं कर रहा हूँ, इसके इसके बीच की रिलेटिव मोशन है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, रिलेटिवली ये 10 ज्यादा चल रहा है, तो 120/10 कितना टाइम लगेगा? ये 12 सेकंड लगेगा टर्निंग के बाद पुलिस को उस कल्प्रिट को पकड़ने में। ठीक है, ओके। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ फॉर फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट जीप कैचेज अप द मोटरसाइकिल, यानी हमें इस जीप की डिस्टेंस बतानी है कि वो 12 सेकंड में कितना जाएगा। तो भाई सिंपल है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड है 30 और टाइम लग रहा है 12, कितना आएगा? 360 मीटर। कुछ करना ही नहीं था इसमें तो, समझ गया? ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि अ मैन क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 400 मीटर फ्लोइंग एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन मिनिमम टाइम। तो देखिए एक काम करते हैं, ये आपकी रिवर है और रिवर की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और जो आदमी की रिलेटिव स्पीड है वो 50 है। तो अगर इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो इसकी जो भी वेलोसिटी है उसको इधर लगा दोगे 50 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो इसको कितना देर लगेगा क्रॉस करने में? इसकी विड्थ आपको गिवन है एंड विड्थ इज 400 मीटर। ओके, पहला काम तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालो। टाइम ऑफ क्रॉसिंग है 400 मीटर की विड्थ है और आपकी स्पीड जिससे आप क्रॉस कर रहे हो वो 50 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 8 सेकंड। आपको 8 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में, ठीक है, ओके। अब उसके आगे देखो, आप जा तो इधर रहे थे लेकिन पहुंचोगे नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं पहुंचोगे? क्योंकि आप अकेले तो नहीं जा रहे हो, रिवर भी तो फ्लो कर रही है, तो आपका नेट स्पीड कहीं ना कहीं इधर होगा, तो आप पहुंचोगे यहाँ। समझ पाए? ओके, तो ये जितना आप आगे जाते हो डाउन स्ट्रीम टाइम में, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट, है ना। ओके, तो आप 400 मीटर चले और साथ साथ ड्रिफ्ट भी हो गए। ड्रिफ्ट कितना हुए? ड्रिफ्ट निकालने का तरीका है रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड है 40, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में, उतने में तो आप आगे गए हो, तो वो है 8 सेकेंड। क्या ये 320 मीटर है ना? ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना जो एक्चुअल पाथ से चला है, कहाँ था और कहाँ पहुंचा। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो 400 मीटर ये और प्लस 320 मीटर ये, पाइथागोरस लगा दो, काम हो गया आपका, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 होल स्क्वायर प्लस 320 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। A girl riding a bicycle with the speed of 5 meter per second toward north direction. Okay. Observe rain is falling vertically and she increases speed और उसके बाद उसकी एंगल कुछ और हो जाएगा। ऐसे केसेस में आपको रेन की स्पीड नहीं पता होती है, आप रेन को कुछ एज्यूम कर लो। मैं भी एज्यूम कर लेता हूँ। रेन देखो ऐसे समझो, इधर की ओर एक्स डायरेक्शन है और ये ऊपर वाई डायरेक्शन है, और रेन ऊपर से नीचे ही तो गिरेगी, तो या फिर टेढ़ा गिर सकती है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिरेगा। तो रेन की स्पीड को मैं ऐसे मान लेता हूँ कि कुछ एक्स डायरेक्शन में एक्स है आई कैप और माइनस ऑफ वाई क्या है? जे कैप, ऐसा। ठीक है, ओके। पहले केस की बात करता हूँ, केस नंबर 1। ओके, उस गर्ल की रेन की वेलोसिटी है। ओके, गर्ल इज राइडिंग बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन या गर्ल कितना है? ये है 5, और इस डायरेक्शन को ही मैं एक्स मानता हूँ, तो क्या ये 5 आई के कैप है? तो अब देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आएगा x माइनस 5 आई कैप माइनस वाई जे कैप, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, और बोला गया है कि इट अपियर्स या इट ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन। ये वर्टिकली डाउन का मतलब जो रिलेटिव स्पीड है उसमें केवल और केवल जे कैप की डायरेक्शन होनी चाहिए, एक्स वाली डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला टर्म क्या हो? जीरो हो। और ये जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5। तो एक्स की वैल्यू तो मिल गई, यानी जो रेन है उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कितना है? 5 है। अब हमारा पूरा काम ये है कि y कंपोनेंट कितना है। देखो केस 2, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वो जो पर्सन है, जो जो गर्ल है, उसकी स्पीड 5 से बढ़ के 10 हो जाती है इन द सेम डायरेक्शन। इन दैट केस अगर हम मेन की स्पीड को 10 आई कैप लिख देते हैं, तो अब बताओ इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर रेन में से मैन को माइनस करो। अब एक्स में से 10 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? एक्स माइनस 10 आई कैप। ओके, और फिर उसके बाद क्या होगा? माइनस ऑफ वाई जे कैप। क्लियर है इतना? ओके, और ये बोला गया है दैट रेन अपीयर्स टू मीट एट 45 डिग्री विद वर्टिकल। अब 45 में पॉसिबल है कि देखो रेन ऐसे सीधा टेढ़ा गिर रहा था,
गर्ल चलना शुरू की तो वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा है। अब आप और तेज करोगे तो रेन ऐसे आएगा। ऐसे आने का मतलब कहीं पीछे की ओर ऐसे दिख रहा है और ये वर्टिकल से एंगल कितना है 45 डिग्री, है ना? ओके, ऐसे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कितनी है? ये तो वाई है कि नहीं? ओके, और ये कितना है? ये है पीछे की ओर, मतलब ये बेसिकली x माइनस 10 है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर होने चाहिए, है कि नहीं? और x खुद 5 है, तो x की जगह 5 रखोगे तो ये आ जाएगा -5 i कैप माइनस वाई जे कैप। ये 45 तभी होगा ना जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा, या tan थीटा बराबर करो, थीटा 1 हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, है ना? तो यानी कि दो कंपोनेंट मिल गए, रेन का x कंपोनेंट भी मिल गया और y कंपोनेंट भी मिल गया। तो रेन की जो नेट स्पीड है, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर प्लस y इज ऑल्सो 5 स्क्वायर। तो आंसर किसके इक्वल होगा? 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड पूछा था, है ना? वेलोसिटी पूछता तो हम बोलते 5 आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप, है ना? एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते। क्लियर हुआ इतना? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24, प्लेयर थ्रो अ बॉल सच दैट मैक्सिमम रेंज ऑफ बॉल इज 500 मीटर। और आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल इन द अबव कंडीशन। अरे वाह, ये ध्यान से देखिए, अबव कंडीशन बोला हुआ है ना? ओके, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। क्या होगा? मैक्सिमम जो रेंज होता है वो होता है यू स्क्वायर बाई जी, जब थीटा 45 डिग्री हो, है ना? ठीक। और जब थीटा 45 होगा तो मैक्सिमम हाइट होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या होगा 2g। सॉल्व करोगे ये आएगा यू स्क्वायर बाई 4g। इसका मतलब ये है, ये तो मैक्सिमम रेंज जो यू स्क्वायर बाई जी है उसका 1/4 है, ये मैक्स रेंज है ना? ओके, और मैक्सिमम रेंज यहाँ पे कितना दिया हुआ था? 500 डिवाइड बाई 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 125 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, गलतियाँ क्या हो सकती थी? मैक्सिमम हाइट को आप यू स्क्वायर बाई 2g लगा दो। वो तो तब होता है ना जब वर्टिकल फेंकते, है ना? इसलिए मैंने बोला ये एबव कंडीशन लिखा हुआ है, इस वजह से आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद करना है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम रेंज का क्या होता है? 1/4 होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद भी रखना, हमेशा काम आएगा। एक प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल का, है ना? और हमने 37 डिग्री पे किसी पार्टिकल को लॉन्च किया और उसका रेंज आया आर। जब हम उसी को 45 डिग्री पे करते हैं तो रेंज क्या होगा? मतलब दो अलग अलग एंगल के लिए हमें रेंज का रिलेशन बताना है। ओके, तो 37 आर इक्वल टू क्या है? रेंज एट 37। ओके, मान लो कि स्पीड यू है, क्या मैं रेंज को ऐसे लिख सकता हूँ? 2 ux uy/g, है ना? ओके, या 2 u cos 37 इंटू यू साइन 37 अपॉन नीचे क्या होगा? जी। ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, ये देखो यू स्क्वायर बाई जी, और नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, 2 साइन कॉस 37 4/5, और ये कितना होगा? 3/5। ये किसके इक्वल होगा? 24/25, 24/25 यू स्क्वायर बाई जी। ये आया है रेंज आर की वैल्यू जब हम 37 डिग्री की बात करें। दूसरा है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू हमें याद है यू स्क्वायर बाई जी। कुछ नहीं करना। ओके, तो ऐसा समझिए, ये यू स्क्वायर बाई जी जहां पे है, रेंज आर इक्वल टू कितना था? 24/25 रेंज एट 45 डिग्री। और मुझे बताना रेंज एट 45 डिग्री, रेंज एट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? 25/24 टाइम्स ऑफ आर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे आप? ओके, 25/24 टाइम्स ऑफ आर ये है ना? Okay, चलो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, दो बॉडीज हैं, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं इक्वल स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है आपको। फ्रॉम द सेम पोजीशन एट सेम वर्टिकल प्लेन हैव इक्वल रेंजेस। अरे वाह, इक्वल रेंज तभी होगा जब एक एंगल थीटा दूसरे का 90 माइनस थीटा, है ना? ये पता है। और उन पे रेंज बराबर होते हैं, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं होती है। क्या बोला गया? But the difference angle, कोई बात नहीं, one of the angle is 30 डिग्री, the sum of maximum height is। एक बात सोचिए, मैक्सिमम हाइट का सम h1 प्लस h2 किसके इक्वल? ये डायरेक्ट आपको याद है, ये फॉर्मूला है, यू स्क्वायर बाई क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g होता है ना? ओके, यू की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 20/2 इंटू जी 10 है, ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 20 मीटर, ऑप्शन बी है। इसके अलावा आपको नहीं करना था। कुछ लोगों ने कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखो। एक थीटा पे गया और एक 90 माइनस थीटा पे गया, दोनों का रेंज बराबर है ना?
बट मैक्सिमम हाइट सेम नहीं है, एक है h1 और एक क्या है h2 है। इस एंगल को थीटा ले लो, इसको ले लो 90 माइनस थीटा। ओके, h1 की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, h2 इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लोगे, 90 माइनस थीटा बाई 2g। ओके, ये तो हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। और मुझे निकालना क्या था, h1 h2 नहीं, h1 प्लस h2 निकालना है। ये बताओ, u स्क्वायर बाई 2g तो कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, और अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर तो यही हुआ ना, h1 प्लस यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। ये रिजल्ट है, याद होना चाहिए, है ना। 3-4 रिजल्ट है, ध्यान से देखो। एक तो h1 प्लस h2 का है, एक h1 इंटू h2 का है, दूसरा रेंज का है 16 r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 h2। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपने पढ़े थे, ये सारे याद रखने हैं, है ना। ओके, अभी के लिए ये इसकी जरूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27. A stone is thrown horizontal from top of tower with a speed of 10 मीटर पर सेकंड, और ये ग्राउंड को 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल से हिट करता है। हाइट ऑफ टावर बताना है। देखो क्या कर सकते हैं। ओके, हमारे पास एज्यूम कर लो कि टावर की हाइट h है, और यहाँ से हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, ये बॉल ऐसे हिट करेगा। ओके, और यहाँ पे दो स्पीड होगी। हॉरिजॉन्टल स्पीड में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ये किसके इक्वल होगा, 10 था 10 ही रहेगा। और वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, एच हाइट से कोई चीज गिरता है तो इसकी इसकी स्पीड कितनी होती है, अंडर रूट 2gh। ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल से एंगल लिखना है, ये किसके इक्वल होता है, tan 37। tan 37 परपेंडिकुलर बाई बेस, वर्टिकल वेलोसिटी बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, वर्टिकल वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10। tan 37 की वैल्यू कितनी होती है, क्या ये 3/4 है ना। ओके, 3/4 इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाई 10। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए और h की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, दो प्रोजेक्टाइल्स गिवन है। ओके, और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है मैक्सिमम हाइट, है ना। ओके, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनका क्या है, सेम है। ओके, अब जब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, दूसरी बात, एक का रेंज ज्यादा है, एक का रेंज कम है। ए वाला यहां से आ गया, और बी का रेंज थोड़ा ज्यादा है। तो जी रेंज जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, यू एक्स पे भी और यू वाई पे भी। यू वाई सेम है, इसका मतलब जिसका रेंज ज्यादा है उसका यू एक्स ज्यादा है। तो यू एक्स किसका ज्यादा है, यू एक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन यू एक्स ऑफ ए। और यू वाई दोनों का सेम है, बट हमें यू एक्स यू वाई का कमेंट नहीं करना, हमें स्पीड का कमेंट करना है। तो देखो, स्पीड यू जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा, यू वाई स्क्वायर। यू वाई कॉमन है, तो जिसका यू एक्स ज्यादा उसका यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ओके, और यू एक्स किसका ज्यादा है, बी का, जिसका रेंज ज्यादा है। तो इसका मतलब बी की स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। समझ पाए। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है, और पूछा क्या गया है आपको, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, कुछ खास करना नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो जहां पे tan थीटा है उसकी जगह 1/√3 है। ओके, देखो tan थीटा की जगह 1 बाई कितना है, √3। ये कब होता है, जब थीटा तो 30 डिग्री होता है ना। तो थीटा 30 डिग्री आ चुका है। दूसरा जो है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई जी, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1/60 था, तो मैंने उल्टा लिखा तो यहाँ 60 लिख देता हूँ, है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करके u की वैल्यू निकालनी है। चलो आओ देखते हैं। 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, 3/4। और g की जगह कितना होगा, g इज 10, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से ये 2 और 4 कैंसिल होके 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, है ना। तो ये 40 इंटू 400 आ जाएगा। यू स्क्वायर इक्वल टू 400, यू की वैल्यू कितनी है, ये है 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ओके, ये फोर्थ ऑप्शन है। चलेगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रीचेस मैक्सिमम हाइट वेयर स्पीड इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। एक बात बताओ, अगर किसी पार्टिकल को मैं यू स्पीड पर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करता हूं, तो हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी होती है, केवल हॉरिजॉन्टल, और यू कॉस थीटा होती है। यू कॉस थीटा यू का आधा है,
है ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया है u cos थीटा, ये u का क्या है, हाफ है, इसका मतलब cos थीटा 1/2 है, और इसका सिंपल सा मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 60 डिग्री। पहले एक इंफॉर्मेशन तो निकाला हमने, अब बताना है रेशियो ऑफ द रेशियो बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। एक काम करो, रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन ये tan थीटा इक्वल टू 4h/r ये होता है, मुझे निकालना है r/h। r/h किसके इक्वल होगा, 4/tan थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, 4/tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। आंसर है 4/√3। समझे आप, ओके। ये रिजल्ट याद होना चाहिए था, और ये फैक्ट याद होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड होती है वो u cos थीटा होती है ना, ओके। जीरो नहीं होता है बच्चा, कुछ लोग जीरो याद करते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल हर जगह क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है, अ बोट इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कुछ वेक्टर गिवन है, ओके। चलिए, डायरेक्शन है, स्पीड नहीं गिवन है, स्पीड आपको 10 दिया हुआ है, अब मुझे वेलोसिटी बतानी है, भाई ये तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। मैग्नीट्यूड पता है, यूनिट वेक्टर से गुना करना है, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर आएगा डायरेक्शन का, कि आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ओके। अब बताओ ये कितना है, -4i प्लस 3j के अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √4² प्लस 3², ये तो 5 हो गया, तो -1 सॉरी ऐसे लिख दो, -4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन नीचे क्या आ गया 5, ये आपका बन गया यूनिट वेक्टर। अब वेलोसिटी बतानी है, इसका मैग्नीट्यूड तो 10 है, और हमें आर कैप से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो डायरेक्शन है 10 इंटू -4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई क्या आएगा 5, ये कैंसिल होकर 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना करोगे -8i कैप और प्लस क्या आ जाएगा 6j कैप मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है भाई, हाँ यही है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 32, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स आपको गिवन है, और वो है √3। अरे ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, और डिफरेंस पूछा हुआ है, आंसर कितना है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर इज, यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिसमैच है, ओके ध्यान से देखिएगा। दो वेक्टर्स हैं a कैप प्लस b कैप, ओके, एक a कैप प्लस क्या है b कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है √3, और हमसे पूछा गया है a कैप माइनस b कैप का मैग्नीट्यूड, ये आंसर आएगा 1, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा 1। कैसे आता है ये भी देख लो, देखो ये दो बराबर वेक्टर्स हैं, और √3 तभी आया है जब इनके और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ए बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, की बात है, ओके। यार नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट √3 इक्वल टू अंडर रूट a² 1 है, प्लस b² 1 है, प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ओके। इसको सॉल्व करोगे, √3 इक्वल टू √2 + 2 cos थीटा, ओके। अब यहाँ से तुम इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा इक्वल टू 3 - 2/2 1/2, यहाँ से थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री, और जब थीटा 60 डिग्री आ गया तो हमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, a कैप माइनस बी कैप, ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट a² यानी इसका 1 प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, cos 60 1/2 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया 1 + 1 - 1, ये किसके इक्वल होगा √1, आंसर कितना आया 1, फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, और ऐसा बोला गया है कि ए बी सी तीनों का सम जीरो है, सिंपल सा मतलब है वो तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं क्लोज, तभी तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब सुनिए, आपसे बोला गया है कि एक है 12 यूनिट ए, और बी है 5 यूनिट, और सी 13 यूनिट, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ध्यान से देखो, 5² प्लस 12² इक्वल टू 13², ये तभी पॉसिबल है जब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना, ओके। एक 12 है, एक 5 है, और ये 13 है ना, ओके। ये ए, ये बी, ये सी, इन तीनों का सम जीरो है, 12 यानी कि ये ए है, ओके, ये बी क्या है 5, और सी इक्वल टू कितना है 13, ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ओके। और मुझे पूछा गया एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये तो 90 डिग्री होगा ना, ओके, यही तो पूछा हुआ था, कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल का पोजीशन अगर देखा जाता है तो सेंटर से दूर रेडियल वेक्टर, और वेलोसिटी इधर होती है, और एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, ओके। एक्सेलरेशन किधर की ओर होता है, टुवर्ड सेंटर, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल बोला जाता है। देखो, बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं भाई, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, पहला गलत है। बोथ ऑफ देर आर अलोंग सेम लाइन, अभी रुकते हैं, बोथ आर देम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ ये भी सही है।
और बोथ ऑफ देम मे बी इंक्लाइन, नहीं मे बी इंक्लाइन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, यूनिफॉर्म में नहीं होगा। तो ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में हम अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे ना, सेम डायरेक्शन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 है। अगर रेडियल वेक्टर आगे की ओर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर सेंटर की ओर है, पोजीशन अवे फ्रॉम सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ 0.2 पाई सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, एक काम करो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर आर निकालना है, पहले ओमेगा निकालो। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाई टी, है ना? ओके, 2 पाई, टाइम पीरियड किसके इक्वल है? 0.2 पाई, पाई पाई कैंसिल होगा, ये आएगा 10 रेडियन पर सेकंड, है ना? ओके, 10 रेडियन पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज 10 स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, और यूनिट एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, है ना? ओके, तो ये आंसर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन है आपके पास, है ना? ऐसा, हाँ, फोर्थ ऑप्शन है और यही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पीरियड दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, और रिकॉर्डेड इन 3 एक्सपेरिमेंट्स। एक है 1.9 सेकंड, 2.0 सेकंड एंड 2.1 सेकंड। और हमें बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, मतलब सब कुछ निकालना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड निकालो। एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाई क्या आएगा? 3। इसको ऐड करोगे, आंसर 6/3। क्या ये 2 सेकंड आ जाएगा? 2 या 2.0 सेकंड बोल सकते हो, है ना? 2.0 सेकंड आएगा। अब पहले बार जो पहला एरर आया डेल्टा T1, इसकी वैल्यू बताओ, प्लस माइनस में मत सोचो, बस वैल्यू बताओ। 2 माइनस 1.9, 2 माइनस 1.9, क्या ये 0.1 सेकंड होगा? ऐसे ही डेल्टा T2 बताओ कितना होगा? 2 माइनस, वो भी 2 है, आंसर तो 0 होगा। और तीसरे में एरर किसके इक्वल है? तीसरे का जो एरर है वो है 2 माइनस 2.1, इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ 0.1 सेकेंड। ओके, ये तीनों अलग अलग एरर आ गए। मुझे बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है डेल्टा टी, वो जितने भी एरर्स हैं उन सब के मैग्नीट्यूड का एवरेज। सब पहले सम करो, डेल्टा T1 डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 3। ऐसा करना है हम लोग को। ओके, तो डेल्टा टी इक्वल टू ये कितना आएगा? पहले का है 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 बाई क्या होगा? 3। ये वैल्यू होगी 0.2 बाई 3। आंसर आ रहा है 0.0667, कुछ ऐसा आएगा। बट एक इशू है भाई, जो जो हमें जितना डेटा दिया है वो डेसिमल के एक प्लेस तक दिया है ना? ओके, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी डेसिमल के एक प्लेस तक आना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये डेसिमल के 3 प्लेस है, 4 आगे भी जा रहा था, मैंने यहीं पे रोका है। इसको राउंड ऑफ करोगे, जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो इन दोनों टर्म को हटाना पड़ेगा। तो ये 5 से बड़े हैं, तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड कर देंगे तो उनको रिमूव कर देंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.1, है ना? ये है एरर आपका। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर इतना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 नहीं, 0.1 है, इसलिए ये पहला गलत हुआ। अब रिलेटिव एरर पूछा है। रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन वैल्यू, ये होता है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आएगा। पहले ये निकालो, 0.1 बाई ये वैल्यू कितनी की है? 2 सेकंड की। इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 0.05, है ना? ओके, इसकी यूनिट नहीं होती। और कोई पूछे कि परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है? 100। 0.05 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? 100। ये किसके इक्वल होगा भाई? 5%। कितना होगा? 5%। अब आओ एक एक करके देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1 सेकंड, ये 0.01 है, ये पहला गलत हुआ। ओके, रिलेटिव एरर इज 0.05, रिलेटिव एरर इज 0.05, ये करेक्ट है। परसेंटेज एरर 0.5%, 0.05%, दोनों ही गलत हैं क्योंकि 5% है ना? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बार बार आता है, ध्यान से देखिए। एक्स में परसेंटेज एरर बताना है, अल्फा बीटा रो और गामा में गिवन है आपको। ठीक है, अब इसकी पावर को देखो। परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू, अल्फा की पावर 2 थी, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन अल्फा प्लस इसकी पावर 3 है, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बीटा प्लस आगे बोलो 1/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन रो। ओके, प्लस
3/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन गामा, यही करना है। ओके, 2 इंटू अल्फा कितना है 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस रो कितना है 2, 2/2 1/2 यहाँ से प्लस 3/2 इंटू गामा, गामा कितना है, गामा इज 1/3%। अब जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, है ना। ओके, आंसर किसके इक्वल है 3.5%। ओके, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना है 3.5%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास वेलोसिटी दिया है, मास और टाइम, उसको फंडामेंटल माना गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। एक बात बताओ, आप यंग्स मॉडुलस को एज्यूम कर लो कि ये मास, पहले वेलोसिटी दिया तो पहले वेलोसिटी मान लो, ये वेलोसिटी की पावर कुछ x है या a है। ओके, मास की पावर क्या है b है, और टाइम की पावर कितनी है c है। ठीक है, ऐसा मुझे एबीसी की वैल्यू बतानी है, बस इतना ही क्वेश्चन करना है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस का इक्वल होता है प्रेशर, और प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, इसका डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, वी वेलोसिटी तो है, हाँ उसकी पावर ए है, और एम फॉर मास ये तो एम ही रहेगा, ये बी है, और टी फॉर टाइम टी टू द पावर सी। अब कंपेयर करो, पहले एम की पावर बताओ, यहाँ पे एम की पावर बी है ना। ओके, तो b इज इक्वल टू, यहाँ m की पावर कितनी है 1, तो b ही 1 है। अब l की पावर देखो, l की पावर यहाँ a है और यहाँ है ही नहीं, तो l की पावर जो a है वो -1 है, a -1 आ गया। की पावर बताओ, t की पावर है -a प्लस सी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी -2। ओके, a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस एक, a की वैल्यू -1 है, माइनस ए इक्वल टू 1, 1 प्लस सी इक्वल टू 2, यहाँ से सॉरी -2, तो c इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा -3। ओके, अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, एक 1 है, a की वैल्यू -1 है। ओके, a की जगह -1 है, वेलोसिटी की पावर -1 होनी चाहिए। ओके, और इस c की जगह -3 होना चाहिए, b इक्वल टू 1 यानी m की पावर 1 है, तो m 1 होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फिर से एक डायमेंशन का प्रॉब्लम है, ये देखते हैं। इसमें इसमें बोला है डायमेंशन ऑफ ए बी, हमें ए और बी दोनों का निकालना है। पहले ये बताओ, b -2t है, एक जगह लिखा हुआ है, और दो चीजें ऐड की गई तो उनका डायमेंशन सेम होगा, तो जो b का डायमेंशन है क्या वही t का डायमेंशन है। ओके, अब सुनो, मुझे ए का डायमेंशन बताना है, ए का डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ बी -2t अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा। ओके, पी क्या है, प्रेशर है, फोर्स है, नहीं पावर है, पावर का डायमेंशन क्या होता है भाई, पावर होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो ml2 t-2/t करोगे तो ये t-3 हो जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे लिखते हैं ml2 t-3। और ये b-2t का तो टाइम ही होगा, टाइम ही होगा, अपॉन नीचे क्या होगा L2, ये L2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mt-2, ये किसकी वैल्यू आ गई a, और b कितना है t, मुझे निकालना है ए बी कितना होगा mt-2 और इंटू एक और टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा mt-1, ये आपकी पूरी वैल्यू है mt-1, L0 है और t-1 है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सिंपल, आप ये टॉपिक क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, आपको उसी पे सॉल्व करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओहो, मैच देखो, हम सिंपल सिंपल याद है, देखो बताते हैं। वर्क और एनर्जी का सेम होता है, फोर्स और मोमेंटम का सेम होता है, एक्सेलरेशन अलग है। और ये बताओ mlt-2, ये तो फोर्स का होता है, mlt-2 फोर्स का भी होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ए का है 2 and 4, ए का है 1 4 गलत है, ए का है ये भी गलत है, 2 4 सेकंड सही है, ये गड़बड़ है, खत्म हुआ। वेरिफिकेशन के लिए मिला लीजिए, ml2t-2 सी, सी का कौन कौन सा सही है, सी का 1 and 3 सही है, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सेकंड सही, डायरेक्ट याद होना चाहिए था, कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट इज आफ्टर 2 सेकंड इट इज स्टॉप, है ना। ओके, एंड देन इंस्टेंटेनियसली रिलीज, व्हाट विल बी इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इन नेक्स्ट 2 सेकंड। एक बात बताओ, किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो टी टाइम में कितना गिरता है, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, हाफ जी 10 रखेंगे और टी की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 20 मीटर, है ना। अब सोचो कि बिल्डिंग की हाइट h है, हमने उसको गिराया यहाँ से यहाँ तक गिरा 20 मीटर, है ना। अब आगे ये और स्पीड से बढ़ता, बट हमने इसको रोक दिया और फिर से स्पीड जीरो कर दी, तो जब स्पीड जीरो कर दी तो फिर यहाँ से ड्रॉप हुआ, अगले 2 सेकंड में फिर से 20 मीटर गिरेगा, तो टोटल गिरा कितना ये ओवरऑल
40 सेकंड। अब 40 सेकंड गिरा, सॉरी 40 मीटर गिरा, तो टोटल बिल्डिंग की हाइट थी h, ओके, और 40 गिर चुका है तो बचा कितना है, बचा है h-40 मीटर, है ना। अभी वो कितनी हाइट पे है, तो आपसे क्या है, व्हाट विल बी इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड इज h-40 मीटर। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। और ये वी एक्स ग्राफ है और इसमें हमें एक्सेलेरेशन बताना है। एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन होता है वी डी वी बाई डी एक्स, है ना, ओके, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स स्लोप किसका, वी एक्स ग्राफ का। कितने सेकंड पे बताना, कितने टाइम पोजीशन पे, 3 पे बताना है। ये बताओ इस समय पर इसका स्लोप कितना होगा। सर स्लोप होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बताइए ये परपेंडिकुलर कितना है, 10 से 20 गया, तो मतलब 10 अपॉन ये बेस कितना है 2 2 4 2, यानी स्लोप हो गया 5, है ना, ओके। और वेलोसिटी कितनी होगी, ये 2 पर है 10 और 4 पे है 20, इन बिटवीन वेलोसिटी कितनी होगी, ये 15 होगी, है ना, ओके। तो आंसर आ गया, वेलोसिटी है 15 और स्लोप है 5, है ना। सब कुछ एसआई यूनिट में रखे हैं तो आंसर भी एसआई यूनिट में होगा। ये किसके इक्वल होगा, 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉब्लम है। वेलोसिटी आपको गिवन है कितना है, 5x है। तो ये बताओ dv बाई dx किसके इक्वल होगा, ये 5 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया होगा, एक्सेलरेशन, गुड। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v dv बाई dx, सेम रिजल्ट है, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 5x इंटू 5, क्या ये 25x होगा। और x की कुछ वैल्यू गिवन है 2 है ना, ओके। तो जब x की जगह 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 रखोगे तो ये तो 50 मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर है, ओके। डायरेक्ट डीवी बाई dt नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है, ये पोजीशन का फंक्शन है, तो आपको v dv बाई dx ही करना पड़ेगा, ओके। चलो 44, डिस्टेंस रेशियो का प्रॉब्लम है। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। डिस्टेंस रेशियो लगा सकते हैं, पहले वो x चला तो दूसरे में 3x चलेगा, तो रेशियो कितने का होगा, 3 का होगा। n इज इक्वल टू कितना है, 3 है। नहीं सॉल्व करेंगे इसको, जरूरत नहीं है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, मतलब x और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखी है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज डबल ऑफ इट्स रेंज, देन आपको ए एंड बी का रिलेशन बताना है। एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेंज, ऐसा प्रॉब्लम गिवन है, ओके। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, है ना। यू वाई तो बी है, तो ये होगा बी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेंज। रेंज क्या होता है, 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, ओके। जी से जी कैंसिल कर दो और बी से एक पावर बी कैंसिल कर दो, बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, है ना, ओके। समझ पाए, केवल फॉर्मूला था, कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ओके। जैसे एक बिल्डिंग है ऐसे समझिए, और यहाँ से हमने 30 डिग्री पर इसको लॉन्च कर दिया, ओके। और कितनी स्पीड से लॉन्च किया है, ये 20 मीटर पर सेकंड से, ओके। एक इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 20 कॉस 30 डिग्री, ये 10√3 आएगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। समझ पाए, बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ, ये मान लो ये h है, ओके। और ऊपर की डायरेक्शन को मैं प्लस लेता हूँ, तो पार्टिकल तो नीचे गिरा, पार्टिकल किधर गया, नीचे, तो ये है -h इक्वल टू यू टी, यू कितना है 10, ऐसे मैं यूज कर रहा हूँ y इक्वल टू यू टी, यू वाई डायरेक्शन प्लस हाफ, हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो y की जगह -h लिखा क्योंकि नीचे गया, है ना, ओके। यू वाई प्लस 10 लिख रहा हूँ, टाइम कितना है 3, माइनस ऑफ हाफ, जी नेगेटिव है क्योंकि जी भी डाउनवर्ड है ना, ओके, माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है, टी 2 ही दिया था ना, नहीं 3 दिया था, 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, h की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, है ना, ओके। आना चाहिए कितना, 15 मीटर के आसपास आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक असर्शन रीजन है, ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं कि क्या क्या है, कौन करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, ये बात तो सही है। एंड एंगल, जी हाँ, ये दोनों पे डिपेंड करता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिटरमिन बाय हॉरिजॉन्टल मोशन, नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है, यू वाई पे डिपेंड करता है, यू एक्स पे डिपेंड, वो रेंज डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल पे, तो ये तो गलत है। अब आके देख लो, असर्शन सही है, रीजन गलत है, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड होगा, ठीक है ना, ओके। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 18√3 मीटर पर सेकंड,
टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू इन मूविंग पी टू क्यू इज, यानी एक पॉइंट पी ऐसा, अच्छा ऐसे समझो, पहले हमने यहाँ से लॉन्च किया 60 डिग्री एंगल बना रहा था, अब वो बना रहा है 30 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ से अभी और ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है ना। ओके, तो आप सिंपली ऐसा सोचो कि यहाँ पे कितनी स्पीड है ये पता चल जाता, तो यहाँ से यहाँ के प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा देता टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम जैसे मान लो यहाँ की स्पीड v है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2v sin 30 अपॉन जी। ऐसा ही होता है ना, 2u sin θ/g। यहाँ से यहाँ का नहीं बताना है, मुझे यहाँ से यहाँ का बताना है। okay, तो 2v sin 30/g, sin 30 1/2 होता है, ये हो जाएगा v/g, है ना, v/10 आंसर है। बस मुझे यहाँ का v निकाल लेना है। v कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ की स्पीड पता है आपको, ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी और ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी दोनों सेम होती है। देखो u cos 60 इक्वल टू v cos 30 होगा, है कि नहीं। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू कितनी है, 18 √3। ओके, cos 60 1/2 इक्वल टू v cos 30। v cos 30 किसके इक्वल होगा, √3/2। √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, v इक्वल टू कितना आ गया, 18। v कितना आ रहा है, 18 आ गया। अब जब स्पीड 18 आ गई तो यहाँ v/g करना है। 18/g को हम 10 मान के चल रहे हैं, ये आंसर किसके इक्वल होगा, 1.8 सेकंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से y डायरेक्शन में मोशन लगा लो, है ना। ओके, तो इसका y कंपोनेंट निकाल लो 18 √3 वाले का, फिर उसके बाद vy इक्वल टू uy माइनस gt करो, फिर vy की जो वैल्यू है यहाँ की वैल्यू पुट कर दो, ये vy कितनी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दो वैल्यू आएगी, एक t1 आएगा एक t2 आएगा, फिर उसको t1 माइनस t2 कर दो तो भी आंसर आ सकता है। बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, है ना। ओके, उसमें t2 आएगा 3.6 सेकंड और t1 आएगा 1.8, फिर दोनों को माइनस करोगे तो अगेन टाइम इंटरवल 1.8 सेकंड ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको जो भी पसंद आता है आप वैसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वेक्टर का प्रॉब्लम है, हमें कुछ एक डायग्राम गिवन है e माइनस डी प्लस सी के बारे में बात करनी है। सबसे पहला काम इसमें ना ऐसा करते हैं, मुझे इनके बीच के रिलेशंस निकालना है। तो सी को तो पहले भूलो, पहले एक काम करो, इसको ज्वाइन कर दो, और मैं इसको मान रहा हूँ कि एक वेक्टर है वो है एक्स। ओके, अब तो सोचो कि तुम एक्स कौन है ये बताओ। डी, इसमें ट्राइंगल लगाओ, डी प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, है ना। पहले यही यूज कर लो, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू ई। तो जहां अगर आप एक्स वेक्टर निकालते हैं तो ये आएगा ई वेक्टर माइनस ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई, उसके बाद उसमें सी ऐड करना है। सी कैसे ऐड करेंगे, पहले इस छोटे से ट्राइंगल में आ जाओ, एक्स सी प्लस एक्स इक्वल टू सी प्लस एक्स इक्वल टू, सी प्लस एक्स किसके इक्वल था, सी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, तो जहां एक्स है उसकी जगह हम लोग बी माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, यहां तक कर सकते हैं। अब आओ, मुझे निकालना है वेक्टर ई माइनस डी प्लस सी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, प्लस सी ये फाइंड आउट करना है। ये बताओ ई माइनस डी तो एक्स है ना। ओके, तो इसे हम x प्लस सी लिख सकते हैं, है ना। ओके, और x की क्या वैल्यू है, x इज अगेन b माइनस सी, तो b माइनस सी और प्लस एक और c, ये c कैंसिल हो गया, बचा क्या, b, है ना। तो ये आंसर हो गया आपके लिए। ओके, कोई ऑप्शन है, सेकंड है, क्लियर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक लास्ट प्रॉब्लम। देखिए सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, स्पीड आपको गिवन है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और दो एक्सीलरेशन हो गए, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, और आपको वही पूछा है, रेडियल और टेंजेंशियल का रेशियो पूछा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक बात सोचो, सबसे पहले वेलोसिटी यानी स्पीड जो है अल्फा टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर है, तो dv बाई dt निकालो, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 2 अल्फा टी, ये पहला तो आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है या रेडियल एक्सेलरेशन, ये होगा v स्क्वायर बाई आर, है ना। ओके, v स्क्वायर बाई आर, v की वैल्यू कितनी है, v इज अल्फा टी स्क्वायर होल स्क्वायर बाई आर इज 2 मीटर, ऐसा रख दो। ओके, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4/2। मुझे रेशियो निकालना है किसका किसका, फ्रॉम रेडियल टू टेंजेंशियल। तो देखो मुझे रेडियल बाई टेंजेंशियल निकालना है, ये रेडियल है वी स्क्वायर बाई आर जो मैंने लिखा है इसको, अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2,
एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, ये है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टी। बस इतना करना है, अल्फा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, टी ऐसा हो जाएगा अल्फा टी क्यूब बाई 4। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी दे रखी है, 2 सेकंड पर बताना था, 2 की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 8/4, है ना। इसको सॉल्व करोगे आंसर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा। कोई आंसर है, थर्ड आंसर है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये पूरा आपका सोल्यूशन रहा किसका, आपका पहला टेस्ट PT1। ओके, और आई होप कि आपने सब कुछ अच्छा किया होगा, इसको अच्छे से एनालाइज करो और जो भी गलत हुआ है उसको समझो कि क्यों गलत हुआ है, ठीक है ना। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।